हाय स्टूडेंट्स, आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये पॉलीटेक्निक का ये K1 सेट, इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा केवल फिजिक्स का, है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रूपरेखा देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है गणित और विज्ञान से रिलेटेड भाग 1 में, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही पानी की बूंदों का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। देखिए, जब पानी की बूंद, ऐसे समझिए, देखिए इंग्लिश में जो लोग पढ़ रहे हैं तो वो जो है इधर से अपना देख के समझ सकते हैं। तो पानी की बूंद जो है ये मान लो ऐसे गिर रही है, तो छोटी बूंद अगर है ना, तो इस बूंद पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बल लगता है। क्या लगता है, पृष्ठ तनाव बल। और नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्व बल भी लगता है, ठीक। तो अंतराणु का आकर्षण बल भी इनमें लगता है। तो जब छोटी बूंद होती है तो इसमें पृष्ठ तनाव प्रभावी होता है, जो क्या करता है, उसके आकार को छोटा करने का प्रयास करता है। क्या करता है, छोटा, यानी जल को जो है बांधे रखता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंद का आकार जो है गोलाकार रह जाता है। लेकिन यदि ये बूंद बड़ी हो जाए तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार गोलाकार नहीं हो पाता है। तो यहाँ इसमें उत्तर कौन सा होगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। और यदि बड़ी गोली होगी तो उसका आकार गोलाकार नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये कारण पूछा जा सकता है। तो क्यों नहीं होता, आपको समझ में आ गया। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है, जिसके कारण बड़ी बूंदों का आकार गोलाकार नहीं हो पाता। चलिए अब दूसरा प्रश्न इसके बाद देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, प्रथम कोटि की एक अपक्रिया की दर स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। वह समय जिसमें अभिकारक का सांद्रण, यानी अभिकारक की सांद्रता 1/16 रह जाती है, तो वह समय हमको ज्ञात करना। देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, T बराबर, आपको याद है, चलिए ये थोड़ा सा सीधा कर लें। तो T बराबर होता है कितना, 2.303 बटे के, और इधर लाग में 10 आधार होता है, A/A-x, ठीक। तो ये आपका ये फार्मूला होता है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का दर स्थिरांक, मतलब K का मान यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, K का मान इसमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसको इसे लगा दें, ठीक है। तो ये K का मान जो है वो है 60 प्रति सेकेंड, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आगे, सांद्रण कितना हो जाता है, 1/16 हो जाता है। इसका मतलब समझिए, इसमें K क्या है, T क्या है, समय है, K दर स्थिरांक या कह लीजिए अपक्रिया का वेग स्थिरांक, A क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और यक्स वियोजन की मात्रा। प्रारंभिक मात्रा में से वियोजन की मात्रा जब निकाल देंगे तो शेष बची मात्रा बच जाएगी। तो यदि मान के चलते हैं पूरा, यानी प्रारंभिक मात्रा 1 है, ठीक, तो जो शेष बची मात्रा है वो कितनी रह जाती है, कह रहे हैं 1/16, पूरे का 1/16 रह जाती है। इसका मतलब A-x का मान 1/16 हो जाएगा, ठीक। तो K, A-x सब मिल गया। तो अब इसी फार्मूले में रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो करिए, कैसे करेंगे, यहाँ 2.303 हो गया ये, और फिर ये K का मान 60 रख दीजिए, और log 10 A का मान 1, और नीचे 1/16, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए अच्छे से। तो ये T बराबर आपका आ जाएगा 2.303 और बटे 60, और ये log 10, ठीक है। और 1 में है तो इसको ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 को कितना लिख सकते हैं हम, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 की घात कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना बनेगा, ये 2.303 बटे 60, और ये हो गया log 10, और 2 की घात 4। अब इस 4 को आगे कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 और ये 60। अब ये मिला हमको 4, और ये log 10 2, ठीक है। log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान आपको याद है, बता दीजिए कितना होता है, बोलते जाइए, हम लिख देंगे अभी। चलिए, कितना अभी बताया आप लोगों ने, क्या बताया, 0.301। अच्छा, ये जो है हम जब प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण उसमें निकालते थे तो आपको याद होगा 2.303 और 0.301 का गुणा जब करेंगे तो 0.6932 यही आता है, और ये गुणे में यहाँ 4 है
और बटे 60। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रम से। तो कितना मिल जाएगा आपका, ये 2 से काटिए मिल गया 30, और ये 2 से काटेंगे तो ये मिल गया 2, फिर 2 से काट दीजिए आ गया 15। ठीक है, अब इस 15 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 चौके 60। देखिए यहाँ पहले 0 लिखेंगे, दशमलव लगाइए। अब पूरा 2 अंक पर ले रहे हैं ना, तो यहाँ दशमलव लगा 0 लिख देंगे। तो 15 चौके 60, और ये बचा कितना, 9 और 93। तो 15 छक्का 90, ये 6 इतना कुछ आएगा लगभग। तो ऑप्शन में आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए। तो ये जो है 10 की घात के रूप में दिया है, तो इसको 10 की घात के रूप में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 4.6, देखिए 2 स्थान इधर ले आएंगे तो इसमें हो जाएगा 10 की घात -2। ठीक, इतना सेकंड का समय लगेगा। ठीक, तो ये चेक करिए कि ये वाला ऑप्शन किस में है। ये आपका प्रश्न है कौन सा सही होगा, 6.4 10 की घात -2, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये तीसरा वाला। तीसरा प्रश्न है, क्या धातु की एक छोटी गेंद रोधक धागे की सहायता से एक समान विद्युत क्षेत्र में लटकाई जाती है। यदि उच्च ऊर्जा की यक्स रे बीम इसके ऊपर डाली जाती है तो गेंद अनंत पर चली जाएगी, गेंद विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, गेंद विक्षेपित नहीं होगी, गेंद विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। तो देखिए क्या होगा कि समझिए, ये मान ले चलते हैं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र इसी में बना दे रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक, ये है। अब इसमें जो है ये मान के चलते हैं कि एक छोटी गेंद रोधक धागे के साथ ये लटका दी गई है गेंद को, ये गेंद लटकी है यहाँ पे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में लटकी है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये हो गया, लटकी है। यदि उच्च ऊर्जा की यक्स रे बीम इस पर डाली जाती है, तो ये यक्स रे बीम जब इस पर डाली जाएगी ऐसे मान लो, तो क्या होगा, उच्च आवृत्ति की डाली जा रही, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, इस गोले पर बताइए प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा, आपको क्या लग रहा है। इलेक्ट्रॉन निकला ना, माइनस चार्ज निकला, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब ये गोला जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब गोला पॉजिटिवली चार्ज हो गया, या गोली जो धातु की है पॉजिटिवली चार्ज होती है, हो गई है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कैसे लगता है आपको पता है ना, कि ई विद्युत क्षेत्र में क्यू कूलाम का आवेश है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q × E होता है ना। अब इस पर बल लगेगा, किधर लगेगा, जिधर इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कार्य करेगी। अब धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धन आवेश की विपरीत होती है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से बल लगने लगेगा, F की दिशा इधर हो जाएगी, इस पर बल लगेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, अब बताइए कौन सा सही होगा, आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए क्या करें, गेंद अनंत पर चली जाएगी, कहाँ से अनंत जाएगी, बिल्कुल ये गलत है। गेंद विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, ये ठीक है। गेंद विक्षेपित नहीं होगी, तो बिल्कुल गलत है, जब बल लगेगा तो विक्षेपित होगी। गेंद विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, ये विपरीत नहीं होगा इधर। ठीक है, चलिए गेंद जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये चौथा प्रश्न आपका। ये चौथा प्रश्न इस प्रकार से ये है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 92 यूरेनियम, मतलब परमाणु क्रमांक इसका 92 है और परमाणु भार 238 है। ठीक, तो 2 अल्फा कण यहाँ से निकलेंगे, कितने, 2 अल्फा कण निकालना है और 4 बीटा कण निकालने के बाद उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप बनने वाला नाभिक बताना है। तो देखिए आपको याद होगा कि जब एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है, तो अल्फा कण पर पहले से समझिए कि 2He4 होता है। तो बताइए खुद से कि अल्फा कण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आएगी, 2 की, और परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। बात याद हो गई कि जब एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। और वहीं जब बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो चलिए अब निकालिए, क्या करेंगे, ये 92 यूरेनियम 238 है, इसमें से क्या करना है, 2 अल्फा निकालना है। तो 2 अल्फा जब निकालेंगे, क्योंकि एक अल्फा से 2 परमाणु क्रमांक में कमी, 2 अल्फा निकलेंगे तो 4 परमाणु क्रमांक में कमी, तो 92 में से 4 कम कर लीजिए, आ जाएगा 88।
ठीक। और परमाणु भार कितना होगा, एक अल्फा कण से 4 की कमी, तो 2 अल्फा कण से 8 की कमी हो जाएगी, है ना। एक जब 2 अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु भार में 8 की कमी और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, तो 4 कमी हमने कर लिया। अब परमाणु भार में 8 की कमी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200, कितना 38 है ना, तो 30 हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब आगे 4 बीटा कण निकालना है। तो जब एक बीटा कण निकालते हैं तो इसमें द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणु क्रमांक बदल जाता है भाई। तो परमाणु क्रमांक बदलेगा मतलब एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है, जब माइनस निकलेगा तो वृद्धि हो जाएगी ना। तो 4 की इसमें वृद्धि कर लीजिए। तो जब 4 की इसमें वृद्धि करेंगे, देखिए 4 अभी कम किया था, 92 में से 88 आया, 4 फिर बढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपका 92 यूरेनियम 230 ये बनेगा आपका। समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए, क्या 92 यूरेनियम 230 कहाँ है, ये पहला वाला यही है ना, 30 ही तो है, ये है। ठीक हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि 10 माइक्रोफैरेड, ये थोड़ा सेट कर लें फिर बताएं। 100 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश रखने में कार्य कितना करना पड़ेगा। क्या निकालना है हमको, कार्य निकालना है, यानी W, यानी ऊर्जा का मान कितना होता है आपको याद है, W बराबर होता है हाफ CV² और होता है हाफ Q²/C। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है और C दिया हुआ, तो यही लग जाएगा। ठीक, तो लगाइए फार्मूला, Q का मान दिया डायरेक्ट रख दें यहीं पे, तो रखिए 1/2 पहले लिख लीजिए भाई, ये हो गया। Q का मान कितना, देखिए आवेश दिया हुआ है ना, यही तो है कूलाम, तो 8 × 10⁻⁻18। अब भाई स्क्वायर होगा Q², तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 8 × 10⁻18 2 बार हो गया, Q² ऊपर हो गया और नीचे लिखना 2, और C का मान कितना है 100 माइक्रोफैरेड, 100 और माइक्रो मतलब 10⁻6। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 2 चौक 8 ये हो गया। अब ये आपका मिल जाएगा 8 चौक 32, ये गिनती में 8 और 4 बचा ना, 8 चौक 32 लिख लीजिए, और 10 की घात कितना -18 18 दूनी 36 हो गया। ठीक, और नीचे क्या बचा हुआ है, 10 की घात, देखिए 2 बनेगा ना, 100 मतलब 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 ये हो गया, ये -6, तो कितना बनेगा 10 की घात -4। अब इसको ऊपर कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना 32 × 10 की घात, ये 36 है, 4 प्लस कर लीजिए -32, ये भी आ गया, तो 32 × 10 की घात -32 जूल आएगा। ये देखिए डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। समझ में आया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शीत ग्रह की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ये फिजिक्स का कहाँ से है, मैं तो मैथ हो गया। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है 108 मीटर स्क्वायर है। शीत ग्रह का आयतन ज्ञात करना है भाई। तो आयतन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको समझिए। क्या क्या दिया हुआ है, शीत ग्रह की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। चलिए तो सॉल्व करिए, कितना करेंगे, शीत ग्रह की लंबाई चौड़ाई की, तो चौड़ाई मान के चलो, पहले चौड़ाई मान लेंगे कितनी, यक्स मान लो। ठीक, चौड़ाई भी मानते हैं ना, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यल बराबर 2 गुनी है 2x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर ये 3 दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अब इसकी दीवार का क्षेत्रफल निकालना। समझिए, दीवार का क्षेत्रफल यानी पूरे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB BH और HL। ठीक, यहाँ क्या स्थिति, केवल दीवार का निकालना है, नीचे आधार वाला तो नहीं लेना। आधार में लंबाई और चौड़ाई होता तो इसको काट दीजिए। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर केवल इतना आपका बन जाएगा, और क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, इसको रख लीजिए 108 बराबर 2 × BH मतलब B हो गया आपका x और H हो गया 3। ठीक, चलिए आगे लगाइए, प्लस H हो गया 3 और यल हो जाएगा कितना 2x। ठीक, यहीं से सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 5 4 54 हो गया, और यहाँ गुणा कर लीजिए 3x प्लस 3 दूनी
6x। तो ये आपका हो जाएगा 6 3 9, कितना बनेगा 6 3 9x। तो यहाँ से आप लिखोगे 9x बराबर 54, ठीक। तो x बराबर आपका 54/9, 9 छक 54, ठीक। तो इसको काट दीजिए, 6 बार जाएगा तो x बराबर आपका आ गया 6, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई, आयतन निकालना है तो निकाल लो भैया। पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लो। चौड़ाई आपकी आ जाएगी 6 मीटर, लंबाई कितनी 6 दूनी 12 मीटर, x का मान 6 रखना ना, और ऊंचाई जो है ये 3 मीटर तो है ही, तो गुणा कर लीजिए भाई। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। रख लीजिए भाई। तो ये लंबाई 3, चौड़ाई 6, ऊंचाई, अरे यार लंबाई कितनी, यही गुणा करना सब। लंबाई कितना बन जाएगा 3 और चौड़ाई 6 और ऊंचाई इसी में समझ लीजिए 12, ठीक। ये आपका ये अच्छा है, सब गुणा ही करना है। तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, 3 गुणे 72, तो 6 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, ये आएगा 216। अब ये 216 मीटर क्यूब होना चाहिए, तो 216 मीटर क्यूब ये डी वाला है, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि एक उत्तल लेंस अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, मतलब एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, संपर्क में रखा है, और फोकस दूरियों का अनुपात का परिमाण 2/3 है। इसकी तुल्य फोकस दूरी 30 सेमी है। अलग अलग फोकस दूरी निकालनी। देखिए तो पहले हम मान के चलते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये f1 बराबर x मान लो, और ये आपका जो अवतल लेंस है इसको f2 मान लो। तो ये कितना बन जाएगा 2/3 है ना, तो 2/3, तो 2x/3 मान लो, और ये वाली हो जाएगी माइनस में, ठीक। अब करना क्या है इसमें, हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, f बराबर 30 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला है, ये आपका 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2, ठीक। यहीं सॉल्व करिए इसको। 1/30, अब 1/f1 की जगह यहाँ x रख लीजिए, प्लस अभी आपका फिर हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा, 2x नीचे, और ये माइनस में हुआ तो इसको माइनस लगा दो। तो ये आपका आ जाएगा कितना 2x, और इसमें भाग देंगे तो 2 माइनस कितना ये 3, तो आ गया आपका ये 30। तो 1/30 बराबर -1/2x, 2 से काटिए आया 15, तो x का मान हो गया 15। और जब x का मान 15 तो पहले लेंस की फोकस दूरी 15 हो गई, दूसरे की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, यहीं लगा लो। दूसरे लेंस की मतलब f2 बराबर कितना 2x/3, वो भी माइनस में, तो 2 गुणे x का मान कितना लिखना है 15 और बटे 3, 3 × 15 आएगा आपका 10, ठीक। तो अच्छा ये माइनस में आएगा तो -10 और 15, यानी बी वाला ये सही हो जाएगा इसमें, ठीक। तो अब अगला प्रश्न, ये सारे मैथ के हैं, तो एक काम करिए कि जो है इतना सॉल्व कर लेते हैं अभी हम, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। यदि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जो है थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे आप लोगों के लिए। वैसे हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है कम से कम जो है 55 क्वेश्चन जो है कम से कम आप सॉल्व कर पाएँ, जिससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इतना ही सॉल्व करके, उतना तो कम से कम हम सॉल्व करा ही देंगे।